हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका वंस स्मार्ट क्लासेस जयपुर में, जिसमें हम आपके लिए लेके आ रहे हैं पास्ट ईयर के सीएमए फाइनल के पेपर का सॉल्यूशन, जो कि आपको अगर स्कैनर में मिलता भी है तो अमेंडेड नहीं मिलता, तो उन सबको हम आपके लिए लेके आए हैं। तो अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पेपर है जून 2017 का पेपर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर मिस्टर राम बीइंग ए नॉन रेजिडेंट एज 70 ईयर इज डिडक्टेबल अप टू। देखिए सेक्शन 80D हमने पढ़ा, जिसमें हमने कहा कि आप अगर खुद के और खुद की फैमिली के लिए इंश्योरेंस करवाते हैं तो 25,000 रुपये, और अगर आपकी फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपये की डिडक्शन आपको मिल जाती है। बट सीनियर सिटीजन का जो बेनिफिट है वो नॉन रेजिडेंट को नहीं मिलता है। एज इनकी 70 साल है, सीनियर तो है, पर ये नॉन रेजिडेंट है, इसलिए इनको सीनियर सिटीजन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो दैट्स वाई इनके लिए आंसर कितना रहेगा, 25,000 ओनली। ओके, मैक्सिमम 25,000 की ही डिडक्शन ये 80D में ले सकते हैं। ठीक है। रिगार्डिंग सेल्फ, पेरेंट्स के लिए अलग है, पेरेंट्स के लिए अलग होता है, ठीक है, उनके लिए भी 25,000 तक की डिडक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए सर, क्वेश्चन नंबर 2। मिस्टर जेवियर, एज है 55 ईयर, ए नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल रिसीव डिविडेंड ऑफ ₹12 लाख फ्रॉम फेयर ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड in August 2016. He has no other income in India. His tax liability for the dividend income would be। देखिए पहले क्या था, 115O सेक्शन लगता था। ये अमेंडेड क्वेश्चन है ना, अमेंडेड वह हम उसको बोल रहे हैं जिसके रिगार्डिंग कानून ही चेंज हो चुका है। तो 115O लगता था, जिसमें कंपनी जो डिविडेंड देती थी उसे DDT पे करना होता था। अब क्योंकि DDT पे करना होता था तो दैट्स वाई शेयर होल्डर के लिए ये डिविडेंड क्या हो जाता था, एग्जम्प्ट हो जाता था, राइट। पहला कॉन्सेप्ट तो ये था। उसके बाद एक सेक्शन आया 115BBDA, ठीक है, हालांकि वो नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं था, पर उसमें ये था कि अगर आपको 10 लाख तक का डिविडेंड मिला है तो एग्जम्प्ट है, और 10 लाख से ऊपर 10% रेट से टैक्सेबल है। बट नाउ ये दोनों ही सेक्शन हट चुके हैं। अब ये दोनों ही सेक्शन हट चुके हैं, DDT का कॉन्सेप्ट ही हट चुका है। तो जब ये दोनों ही सेक्शन हट गए तो अभी जब ये आपको मिलेगा डिविडेंड तो ये आपके लिए एक नॉर्मल इनकम के रूप में टैक्सेबल होगा। अब क्योंकि इन्होंने कहा कि इनकी कोई और इनकम नहीं है तो बेसिकली आप स्लैब रेट लगा दीजिए। तो 12 लाख पे आपको स्लैब रेट लगानी है नॉन रेजिडेंट के लिए। तो सीनियर सिटीजन तो वैसे भी नहीं है, और होता तो भी बेनिफिट नहीं मिलता। तो आप बोलेंगे 2.5 लाख पे नील है, 2.5 लाख पे 5% है, ठीक है। अगले 5 लाख पे 20% है, और अगले 2 लाख रुपए पे 30% है। तो टोटल हो गया सर ये 1,72,500, ठीक है। ऐड कर देंगे HEC 4%, तो 1,72,500 का 4% आ जाएगा 6,900, एंड टोटल हो जाएगा 179,400, 179,400। ये आपका टोटल हो जाएगा नया आंसर। ओके, चलिए, तो ये आपका सही जवाब है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर C। XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक, अच्छा बाय बैक करने का सोचा, फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, अपने शेयर होल्डर से ये वापस खरीदना चाहती है। इट बॉट 30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच बाय पेइंग ₹40 पर शेयर। द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ऑन द डेट ऑफ बाय बैक इज ₹30 लाख। द बाय बैक वॉज 30% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल। द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द कंपनी फॉर बाय बैक ऑफ शेयर वुड बी। देखिए पहले जो बाय बैक होता था उसमें क्या है, बाय बैक पे कंपनी को टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। बाय बैक पे क्या करना पड़ता है सर, कंपनी को टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि पहले क्या भाई अनलिस्टेड शेयर है,
तो लिस्टेड तो है नहीं, तो उसकी प्राइस तो कॉमन है नहीं, तो इसमें क्या करती थी कंपनी मैनिपुलेशन कर सकती थी। तो दैट्स वाई कहा गया कि भाई शेयर होल्डर से भी हम कहाँ ढूंढते फिरेंगे, तो सीधा ही टैक्स किस पे लगा दिया, कंपनी पे लगा दिया। तो कंपनी इज लाइबल टू पे टैक्स। पहली बात तो आती है अमाउंट कितना। तो सर अमाउंट में ये है कि कितने पे बाय बैक किया है, बाय बैक प्राइस क्या है, ठीक है, माइनस इश्यू प्राइस क्या थी। तो सर बाय बैक प्राइस तो है 40 रुपये, जबकि इश्यू प्राइस थी 10 रुपये, ठीक है। बायबैक प्राइस 40 रुपये पर शेयर, इश्यू प्राइस 10 रुपये पर शेयर, इनटू 30,000 शेयर्स। तो इसका मतलब सर इन्होंने टोटल 9 लाख रुपए क्या किए हैं, बांटे हैं। टोटल क्या किए हैं, 9 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, ठीक है। तो 9 लाख पे कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा, 9 लाख पे क्या करना पड़ेगा, कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। और शेयर होल्डर के लिए क्या हो जाएगा, शेयर होल्डर के लिए 1034A सेक्शन में एग्जम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, डन। अब सर ये पुराना क्वेश्चन है तो यहाँ पे रेट बैठेगा नहीं आंसर। हालांकि मैं बता दूं इनका आंसर क्या था, इनका आंसर था 20% प्लस 3% एजुकेशन सेस। प्रॉफिट यही आ रहा था, जब ये क्वेश्चन आया था तब भी प्रॉफिट 9 लाख का ही आ रहा था, और 9 लाख पे 20% टैक्स। अभी क्या टैक्स है मैं बता दूं आपको, अभी टैक्स है सर 20% प्लस 12% सर चार्ज प्लस 4% HEC। ये टैक्स है, ये सर चार्ज है, और ये HEC है, ठीक है। उस टाइम पे क्या होता था 20% प्लस 3%, तो ये इसलिए 1,85,400 आंसर डाला गया है कि 9 लाख का 20% 1,80,000 और 1,80,000 का 3% 5,400। तो अभी ये टैक्सेशन रहेगा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। कुमार इंडस्ट्री इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेदर प्रोडक्ट। It was set up in backward area and become eligible for subsidy 25% of generator acquired by it for rupees 12 lakh. It received the subsidy in March 17. The amount of depreciation for the year at the rate applicable would be. देखो पहली बात तो ये है कि जो जनरेटर होता है सर वो प्लांट एंड मशीनरी का हिस्सा है, तो इस पर रेट आती है डेप्रिसिएशन की 15%, ठीक है। दूसरी बात, हम जब कोई असेट एक्वायर करते हैं तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट निकालते हैं सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 के अंदर, ठीक है, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि सर जितनी कॉस्ट है उसमें से अगर किसी प्रकार की ग्रांट या सब्सिडी हमें मिली है तो वो हमें रिड्यूस कर देनी चाहिए। यहाँ पे हमें 25% सब्सिडी मिली है, मतलब 3 लाख रुपए की सब्सिडी मिली है, तो हमारे लिए जो एक्चुअल कॉस्ट है वो कितनी है, 9 लाख रुपए। तो हम डेप्रिशिएट भी कितने को करेंगे, 9 लाख को। तो 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 15%, ठीक है, 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 15% इनटू पुट टू यूज कब आया सर, दिसंबर 2016 में। तो जाहिर सी बात है हाफ डेप्रिसिएशन लगेगा, जाहिर सी बात है ना, हाफ डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 9 लाख का 15% हो जाता है 1,35,000, उसका हाफ कर देंगे तो आ जाएगा ये 67,500, 67,500, ओके। चलिए भाई आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। मिस पिंकी रिजाइन फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट ऑफ जीत यूनिवर्सिटी आफ्टर सर्विंग फॉर 4 years and 8 months। 4 साल 8 महीने काम करने के बाद इन्होंने वहां से रिटायरमेंट लिया, मतलब रिजाइन कर दिया, और उनको 1,40,000 रुपए मिले हैं RPF में से, ठीक है। द अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स अंडर सेक्शन 192A। क्या 192A में TDS कटेगा, और अगर हाँ तो कितना कटेगा। तो सुनिए सर, अगर आप 5 साल बाद विड्रॉल करते हैं ना RPF से, तो उससे मिलने वाला अमाउंट एग्जम्प्ट होता है, समझ गए। 5 साल बाद विड्रॉ करते हैं तो उससे मिलने वाला अमाउंट एग्जम्प्ट होता है, जबकि अगर उससे पहले ही कर लिया तो मिलने वाला अमाउंट टैक्सेबल होता है। अब अगर मिलने वाला अमाउंट एग्जम्प्ट है तो TDS कटेगा नहीं, पर मिलने वाला अमाउंट अगर टैक्सेबल है तो TDS डेफिनेटली कटेगा। और 192 किसका है, प्री मैच्योर विड्रॉल का है,
ठीक है। तो यहाँ पे 4 साल 8 महीने पे ही इन्होंने विड्रॉल कर दिया, तो ये प्री मैच्योर विड्रॉल हो गया। जो ये कहता है कि अगर 50,000 से ज़्यादा का अमाउंट आपको मिला है तो 10% TDS कटेगा, जबकि इनको कितना मिला है 140, तो इनका 10% की रेट से 14,000 का TDS कटेगा। ओके, चलिए सर, क्वेश्चन नंबर F। मिस्टर मुरली employed in a company constructed a residential house property for self occupation by availing bank loan of rupees 50 lakh। इन्होंने ये कंपनी में काम करते हैं और इन्होंने खुद के लिए एक मकान बनाया और बनाने के लिए इन्होंने 50 लाख का लोन लिया, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन द लोन फॉर द ईयर अमाउंटिंग रुपीज 2,60,000, जिसमें से इन्होंने 1,70,000 रुपये का तो पेमेंट कर दिया इस साल, मतलब इस साल का टोटल इंटरेस्ट बना कितना 2,60,000 रुपये। इन्होंने पेमेंट कितना कर दिया 1,70,000 रुपये। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एलिजिबल फॉर डिडक्शन इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर मुरली वुड बी। अब देखो यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें दो बातों को आपको घुमाने की कोशिश की गई है। पहली बात ये कि इंटरेस्ट ऑन लोन की जो छूट मिलती है हाउस प्रॉपर्टी वाले चैप्टर में वो अक्रूवल बेसिस पे मिलती है, ना कि पेमेंट बेसिस पे। तो पहला तो ये आपको ये कंफ्यूज करना चाह रहे हैं कि बनता 260 है पर पेमेंट 170 का ही हुआ है, तो आप ये सोचें कि 170 ही मिलेगा, नहीं, अक्रूवल बेसिस पे मिलती है, इसलिए 2,60,000 रुपए एलिजिबल है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट ये कि अगर आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, इन्होंने पहले बोल दिया लाइन में ना सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए अगर लोन लेते हैं तो उसका इंटरेस्ट मैक्सिमम 2 लाख तक ही अलाउ होता है, राइट। तो पहली बात तो 170 से कोई मतलब नहीं है, पूरे 260 से मतलब है, पर 260 में से भी 2 लाख ही अलाउ होंगे क्योंकि मैक्सिमम लिमिट 2 लाख की ही है। तो आंसर हो जाएगा सी, 2 लाख रुपए मैक्सिमम। ओके, रीजन पेमेंट नहीं है, रीजन मैक्सिमम लिमिट है। आगे आ जाइए सर, क्वेश्चन नंबर जी। मिस्टर संतनाम इज एम्प्लॉयड इन गामा लिमिटेड। He opted for transfer of fund from superannuation fund to the NPS system trust referred to in section 80 CCD, and accordingly 5 lakh was transferred from superannuation fund to NPS। ठीक है, NPS में डाल दिया superannuation fund से उठा के पैसा। His salary income excluding the said transfer is rupees 9,40,000। His total income after considering transfer would be। ये कह रहे हैं सर अगर आप इस ट्रांसफर को ना देखो तो इनकी इनकम है 9,40,000 रुपये, जबकि इन्होंने 5 लाख रुपए उठा के यहाँ से किस में डाल दिया, अपने NPS में डाल दिया। तो अब आप बताइए इनकी टोटल इनकम कितनी। तो कुल मिला के ये बताना है कि ये जो ट्रांसफर हुआ है ये टैक्सेबल है या नहीं। तो आंसर है नो, ये ट्रांसफर टैक्सेबल नहीं होता है। अगर आप ऐसे बहुत सारी कंडीशन दे रखी है, उसी में से एक कंडीशन है कि अगर आप सुपरएन्यूएशन फंड से NPS में पैसा ट्रांसफर करते हैं तो वो पैसा एग्जम्प्ट रहेगा, टैक्सेबल नहीं रहेगा। तो इनकम है नहीं, तो वही इनकम रह जाएगी 9,40,000 जो पहले थी। ओके, वही इनकम रह जाएगी जो 9,40,000 पहले थी। नेक्स्ट आ जाइए सर। पाई सॉफ्टवेयर लिमिटेड इज इंगेज्ड इन द BPO बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग at Bengaluru. It acquires computer for rupees 20 lakh on 10th May 2016. It also acquired computer software for rupees 10 lakh in July 16. Software बाद में खरीदा जुलाई 16 में, और मई 16 में खरीद लिया कंप्यूटर। The total amount of depreciation claim in respect of these asset would be। कितना depreciation इनको मिलेगा, तो देखिए कितना है सर 20 लाख रुपए इंटू 40% मिलता है कंप्यूटर पे, और 10 मई 16 को लिया, इसका मतलब पूरा ही मिल जाएगा, तो 8 लाख का तो डेप्रिसिएशन मिल जाएगा कंप्यूटर पे। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। सही जवाब का ऑप्शन ही नहीं है, मतलब ये भी अमेंडेड क्वेश्चन है। क्या अमेंडेड है सर? पहले 60% डेप्रिसिएशन हुआ करता था, ठीक है, पहले कंप्यूटर पे कितना डेप्रिसिएशन हुआ करता था 60%। अच्छा, कई लोग इसमें और होशियारी लगा रहे होंगे, ध्यान से सुन लेना, मैं बता दूं कि सर 20 लाख का कंप्यूटर, 10 लाख का सॉफ्टवेयर, टोटल हो गए 30 लाख,
और 40% जो रेट है वो है, तो इस हिसाब से 12 लाख आंसर आता है। समझ पा रहे हैं? हाँ, कोइंसिडेंटली अगर मैं सॉफ्टवेयर की प्राइस इसमें ऐड कर देता हूं और फिर 40% निकालता हूं तो वो बैठ जाता है, बट नो, यहाँ पे ऐसा नहीं है और ना ही ऐसा होना चाहिए। ठीक है, क्यों? रीजन सुनिए। उस टाइम पे जो रेट हुआ करती थी वो 60% हुआ करती थी, तो डेप्रिसिएशन उस टाइम भी 20 लाख पे ही लगा है, पर अमाउंट 12 लाख हो गया, और अभी ये अमाउंट रहेगा 8 लाख। ठीक है, तो सही जवाब तो ये है, 8 लाख रुपए। हमसे डेप्रिसिएशन पूछा है। रही बात सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर में जो खर्चा लगा है वो 100% रेवेन्यू आता है, वो 100% रेवेन्यू में आएगा और अलग से पूरा अलाउड हो जाएगा 10 लाख रुपए। समझ गए? सॉफ्टवेयर आपने जो परचेज करा वो 100% रेवेन्यू मानते हुए अलग से पूरा 10 लाख अलाउ हो जाएगा। दैट्स नॉट डेप्रिसिएशन, तो इसलिए उसको डेप्रिसिएशन में लिखना सही नहीं है। ठीक है, अब कई लोग बोलेंगे कि सर हमने तो पढ़ा है कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर दोनों पे बराबर डेप्रिसिएशन लगता है। उसका मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूँ। देखिए, कई सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर का इंटीग्रल पार्ट होते हैं, जिनके बिना कंप्यूटर चल नहीं सकता। जैसे हमने कंप्यूटर खरीदा और मान लीजिए विंडोज़ परचेज करी, ठीक है, अब विंडोज़ के बिना कंप्यूटर चलेगा नहीं, वो उसके लिए ज़रूरी है, तो वो जो विंडोज़ खरीदने का खर्चा है वो कंप्यूटर के साथ ही क्लासीफाई हो जाएगा और उसी रेट से टैक्सेबल भी, उसी रेट से डेप्रिशिएट भी हो जाएगा। बट जो सॉफ्टवेयर अलग से परचेज किया जाता है वो एनुअल सॉफ्टवेयर होते हैं और वो 100% रेवेन्यू में आता है। राइट, चलिए आगे देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आई, बेटा लिमिटेड ऑफ मुंबई इज सब्सिडरी ऑफ यूनिटी इंकॉर्पोरेशन ऑफ यूएसए। बेटा लिमिटेड परचेज गुड्स फ्रॉम यूनिटी। ठीक है, देखो ऐसा क्वेश्चन जब आए ना तो ध्यान रखिएगा इंडियन कंसर्न कौन है और आउटर कंसर्न कौन है। तो बीटा जो है वो इंडियन है, ठीक है, और यूएसए है जो फॉरेन है, ये फॉरेन कंपनी है। और बीटा लिमिटेड क्या कर रही है? परचेज कर रही है। ये दो बातें ध्यान रखिएगा, बीटा लिमिटेड इंडियन कंसर्न है और वो परचेज कर रही है। आगे लिखा है ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट वुड अराइज बिटवीन देम। इनके बीच में ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन कब लगेंगे? देखिए मैं आपको इसका इन शॉर्ट एक जवाब दे देता हूं, वरना आप इनको पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा सेल एट लोअर वैल्यू, सेल एट इक्वल टू इंडियन मार्केट प्राइस, परचेज एट मोर देन आरएलपी, परचेज इज लेस देन एएलपी। मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में कहूँ, ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जिससे इंडियन कंसर्न की जो इनकम है वो डाउन होती हो, ध्यान से सुन लो, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिससे इंडियन कंसर्न की इनकम डाउन होती हो उसे हम बोलेंगे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और उसमें एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, उसके लिए एएलपी निकालना होगा। तो यहाँ पे बेटा लिमिटेड माल परचेज कर रही है, तो सेल वाला तो भूल ही जाइए आप, इंडियन कंसर्न जो है वो माल खरीद रही है। अच्छा, इंडियन कंसर्न माल सस्ते में खरीदेगी तो इंडिया में टैक्स कम लगेगा, या ज़्यादा में खरीदेगी तो इंडिया में टैक्स ज़्यादा लगेगा? तो जाहिर सी बात है ज़्यादा में खरीदेगी तो इंडिया में टैक्स लगेगा, कम लगेगा। परचेज प्राइस इज मोर देन एएलपी, महंगे में खरीद लिया तो इंडिया का खर्चा बढ़ गया, जब इंडियन कंसर्न का खर्चा बढ़ गया तो उसका प्रॉफिट डाउन हो गया और उसको इंडिया में टैक्स कम देना पड़ेगा। ठीक है, ओके। चलिए सर, आई थिंक आखिरी क्वेश्चन है, हाँ आखिरी क्वेश्चन। एन एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट इज वैलिड फॉर ए पीरियड स्पेसिफाइड इन एपीए बट नॉट एक्सीडिंग द कॉन्जुगेटिव ईयर्स। सिंपल जवाब है 5 साल। एपीए जो आप करते हैं वो मैक्सिमम 5 साल के लिए हो सकता है। अगर आपने 3 साल के लिए किया तो 3 साल है, 4 साल के लिए तो 4 साल है, बट अगर आप 6 साल के लिए करना चाहते हैं तो नहीं हो सकता, मैक्सिमम 5 साल के लिए ही हो सकता है। लीजिए, ये आपका हो गया पेपर जून 2017। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कॉल या कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।